हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आईपीसी की आज चलेगा पार्ट नंबर 7। इससे पहले 6 के 6 पार्ट काफ़ी मोस्ट रहे अभिमान अकेडमी के माध्यम से। तो वीडियो को कवर करते हैं। कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इन लिंक्स को आप जरूर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना। और ये अभिमान अकेडमी अंडरस्कोर अकेडमी, ये इंस्टाग्राम पर, फेसबुक सब पर। यदि आपको किसी भी पीडीएफ की आंसर की चाहिए तो आंसर की के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय दंड संहिता की प्रकृति में अपराध के लिए कौन सी धारा है, आप किसको कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध आएंगे? प्रकृति प्रकृति विरुद्ध। आईपीसी की आपने धारा तोड़ी है तो प्रकृति के विरुद्ध अपराध, जो है ना, प्रकृति विरुद्ध मतलब ऐसी नेचर नहीं है आईपीसी की, लेकिन फिर भी आप क्राइम कर रहे हैं तो कौन किस में आएगा? वो आएगा धारा 375 में, यदि आप आईपीसी की कोई धारा तोड़ रहे हैं प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में व्यक्ति का दुव्यापार, व्यक्ति का जो दुर्व्यापार है, मतलब आदमी आप खरीद फरोख्त कर रहे हो, आपने नौकर बना के बेच दिया या महिला को बेच दिया आपने, तो किस धारा में आपके आपके ऊपर सजा सजा होगी? ये होगी धारा 377 में, भारतीय दंड विधिक संहिता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में व्यक्ति का शोषण, यदि आप किसी आदमी का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं और उसको उसका पैसा नहीं दे रहे तो ये दंडनीय है। ये दंडनीय है धारा 370 के कै में, धारा 370 के कै में आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में मानहानि का केस किस धारा में? मानहानि का केस किस धारा में यहाँ पर पूछा गया है? देखिए, मानहानि का जो केस आता है वो आता है 499 में। मैंने आपको पिछली पीडीएफ में बताया था ये बात। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी में मानहानि के लिए दंड की धारा कौन से में? यदि आपको मानहानि में किसी को सजा करानी है तो ये आपको सजा होगी 500 में। मानहानि का जिक्र 499 में है और उसका सजा जो है वो 500 में है। आईपीसी याद करने में यही प्रॉब्लम होती है, आपको याद करना पड़ता है पूरा। अगला है, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक अभित्रास, अभित्रास का मतलब है थ्रेट, धमकी, का किस धारा में परिभाषित किया गया है? धमकी को आप किस उसमें परिभाषित करेंगे? ये है 503 में। यदि आप किसी को धमकी दे रहे हैं तो 500 धारा आईपीसी 503 लगेगी। भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक अभित्रास, अभित्रास का मतलब है धमकी के लिए कौन सी धारा में दंड है ना? तो क्वेश्चन नंबर है 7 और 7 का जो आंसर है वो है 506। भारतीय दंड संहिता धारा आईपीसी की धारा 506 में यदि आप आपराधिक तरीके से किसी को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं कुछ गलत काम करने के लिए, भारतीय दंड संहिता में छल या आप कूट कर रहे हैं तो छल या कूट कौन सी धारा में है? तो देखिए, छल या कूट जो आता है वो आता है धारा 468 में। धारा 468 में छल या कूट किया गया है। ऐसे अपराधी को संश्रय देना, ऐसे अपराधी को अपने यहाँ आश्रय देना जो अभिरक्षा से निकलकर भागा हो। मतलब कोई कैदी है, वो कैदी भाग गया जिसे पकड़े जाने का आदेश दिया जा चुका है लेकिन आपने वो छुपा लिया, तो आपको सजा होगी क्वेश्चन नंबर 9 में। तो आपको जो सजा होगी वो कौन सी आईपीसी में होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, 216 कैदी नंबर, इसको आप याद रख लो, कैदी नंबर 216 आएगा तो रखना नहीं है घर में, क्योंकि सजा होती है कैदी रखने से। तो इसका मतलब है धारा 216। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा 509 आईपीसी में आरोपी के लिए कितने अवधि तक दंडनीय है? धारा 509 लगेगी तो कितने दिन की सजा हो जाएगी आपको? आंसर है इसका 1 वर्ष, 1 साल की सजा यहाँ पर आपको हो जाएगी, मात्र धमकी या कूट करने से ही। भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास से दंडनीय और अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न के लिए किस धारा में? यदि आप कारावास है, दंडनीय अपराधों को करने के लिए, प्रयत्न के लिए यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो किस साल की सजा हो जाएगी आपको? ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो भाई 11 में 511 ही है, भारतीय 511 में। दोबारा सुन लो, ये कह रहे हैं आजीवन कारावास से दंडनीय या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए। मान लो कोई आपने और भी गंभीर अपराध किया है तो या ऐसा प्रयत्न करने के लिए आपको धारा 511 लगेगी आपके ऊपर, क्योंकि आप संगीन अपराध के दोषी होंगे। भारतीय दंड संहिता में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड के लिए किस धारा में व्यवस्था है? अगर आप किसी को लैंगिक उत्पीड़न दे रहे हैं लिंग संबंधी, तो आपके खिलाफ कौन सी जांच बैठेगी, कौन सी धारा लगेगी आपके ऊपर? धारा लगेगी 354 का कै। 354 का कै आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आईपीसी में स्त्री को की लज्जा
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए कौन सी धारा में अपराध आपके वहां पर किया गया है? धारा 354 लग जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि एक महिला पर आप गलत तरीके से वार कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता में स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए किस धारा को दंडनीय अपराध माना गया है? देखिए ये हो जाएगी 323, धारा 323। इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि धारा में दंडनीय व्यवस्था है ना। स्वेच्छा से उपहति कारित करना, किसी का आप मजाक उड़ा रहे हैं तो वो आपके खिलाफ जांच यहाँ पर बैठेगी। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी में खतरनाक हथियारों के द्वारा साधनों के द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित करने के लिए, देखिए आप हथियार लेकर किसी को धमका रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, है ना, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 15 है। और 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 324 भारतीय दंड संहिता 300 आईपीसी 324 में खतरनाक हथियार के साथ किसी को धमकाना। भारतीय दंड संहिता में स्त्री की संपत्ति के बिना गर्भपात कारित करना किस धारा में दंडनीय है ना। महिला के पास संपत्ति होनी चाहिए, उसके नाम पर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब धारा 313 है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी में स्वेच्छा से घोर बेइज्जती कर रहे हैं आप, तो कौन सी धारा में घोर उपहति कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर हो जाएगा धारा 325 लगेगी आपके ऊपर, क्योंकि आपने किसी का मजाक उड़ाया। तो भारतीय दंड संहिता में उद्दापन और लूट में क्या अंतर है? देखिए उद्दापन और लूट में जो अंतर है वो है तत्काल भय का, है ना। उद्दापन में भय तत्काल भय बना रहता है ना। अगला क्वेश्चन है, ए नामक व्यक्ति 12 वर्षीय एक बालक को इस आशय से व्यापहरण करता है कि किसी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाई जाए। देखो बलि चढ़ाने के लिए बच्चा आपने उठा लिया तो आपके खिलाफ सजा तो आपको होनी है। तो धारा 364 के तहत जो भी सजा होती होंगी वो आपको दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में अश्लील पुस्तकों की बिक्री आदि को किस धारा ने दंडनीय बनाया है? अश्लील पुस्तकों की बिक्री आदि को किस धारा में दंडनीय अपराध बनाया है, ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 292, मतलब बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यह कि नाक खींचने का प्रयत्न क्या करता है? नाक खींचना चाहता है यह कि कौन? क्या? यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग का ऐसा रोकने से रोकता है, कै को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप कै को एक अचानक तीव्र और आवेश आ जाता है, वह यह का वध कर देता है। तो कै किस कार्य में दंडनीय अपराधी है ना। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, परिणाम स्वरूप कै को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है, गुस्से में वो यह की गलती यह का उन्होंने वो कर दिया। तो कै यहाँ कौन सी धारा या कौन सी भारतीय दंड विधिक संहिता का कौन सा पैराग्राफ इसके ऊपर लागू होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 21 और 21 में जो बी ऑप्शन है धारा 30 और विधिक संहिता 4, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संहिता में धारा के अंतर्गत क्या आता है? संहिता में आईपीसी के अंतर्गत क्या आता है, ये यहाँ पर पूछा गया। बड़ा अच्छा सवाल है। सामान्य आशय को अग्रसर करने कई व्यक्तियों द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो संहिता में लिखे होते हैं आईपीसी में, है ना। आपके काम ही आपको सजा दिलाते हैं। महेश की पहली पत्नी को जीवित रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया इस्लाम धर्म कबूल करके, तेने कौन सी गलती करी है ना। महेश पर कौन सी धारा लगेगी भारतीय दंड संहिता की? ये लगेगी धारा 494, एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी आपने क्यों करी। अगला क्वेश्चन है, हप्पू रोजगार शराब पीकर, जो हप्पू है वो रोजाना शराब पीकर अपनी पत्नी को मारपीट करता है, दहेज के लिए सताता है, कौन सी धारा में अपराधी है हप्पू? क्वेश्चन नंबर है 24 और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इस पर लगेगी 323। 323 का मतलब है दहेज के लिए पत्नी को परेशान करना। विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, वो क्या है? देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तथ्य की भूल के कारण किया गया, क्योंकि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक किया गया कोई कार्य है, कोई कार्य अपराध नहीं है। इसका मतलब है तथ्य की उसे जानकारी नहीं थी वरना वो करता ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, रामपाल बिना किसी नियंत्रण
बिना किसी निमंत्रण के नगर के लिए प्रसिद्ध जागरण हाउस के मालिक की पत्नी के शयन कक्ष में बिना अनुमति के आधी रात को चला गया। रामपाल ने कौन सी गलती करी है? देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 26 और 26 में आ जाएगा 162। ये धारा 162 लगेगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ एक लोक सेवक के नाते अपनी पदीय कृतियों के निर्वहन के दौरान प्राप्त सरकारी धन को अपने निजी कार्य में प्रयोग किया गया है। विश्वनाथ ने किस धारा में अपराध किया है, ये यहाँ पर पूछा गया। देखिए धारा 406 भारतीय दंड संहिता 406 में उसको। अगला है भांडागारिक है, मतलब भंडारण करता है, स्टोरेज संभालता है, और जहां सामान स्टोर होता है उसको कहते हैं स्टोर हाउस को। यह यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर के पास इस संविदा में न्यस्त कर दे जाता है कि वह लौट कर आएगा तो कमरे की गहराई राशि को दे। कमरे के लिए ठहराई गई राशि वापस लौटाएगा और क्या उस माल का बेईमानी से बेच देता है। देखिए आपके पास, मैं इसको पूरी बात को मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं। मान लीजिए कोई आदमी आपके पास सामान को स्टोर करके रख गया और आप उसका सामान बेच दें, तो आप पर कौन सी धारा लगेगी? ये लगेगी धारा 400। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28 और 28 में आ जाएगा धारा 409। आपने किसी का जो सामान था वो बेच दिया, दूसरे का सामान आपने बेचा, 409। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। श्याम एक सरकारी नहर से आशय से सिंचाई के लिए जाने वाले जल प्रवाह को अन्य दिशा में मोड़े। देखिए पानी सीधा जा रहा था, पानी को मोड़ लिया आपने। जब पानी को मोड़ लिया तो फसलों की सिंचाई नहीं होगी और नष्ट हो जाएगी। तो श्याम ने कौन सी धारा का अपराध किया? आपने पानी टेढ़ा कर दिया, तो आप पर पानी के ऊपर धारा लगेगी 425, क्योंकि आपने सीधा पानी जा रहा था और सिंचाई के लिए सरकारी नहर है, और सरकारी नहर का पानी मोड़ना ही अपने आप में गलत है, 425। देवदत्त शादी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी पत्नी से कहता है कि आपके पिता ने शादी में दहेज कम दिया, जिससे समाज में हमारी किरकिरी हो गई, तू जा और आत्महत्या कर ले। इस पर पत्नी वहां से जाती है और घर में जाकर आत्महत्या कर लेती है। देवदत्त ने कौन सा अपराध किया है? देखिए ज्यादातर महिलाएं जो कुछ कर लेती हैं उन पर जो पतियों पर लगता है वो यही धारा लगती है, और ये धारा लगेगी 304, भारतीय दंड संहिता 304 लगेगी। इसका मतलब है आपने इतना परेशान करा किसी को दहेज के लिए कि उसने आत्महत्या कर ली, है ना। और यही माना जाता है, पत्नी भले ही वहां उस समय ना हो, क्योंकि मृत्यु होने के बाद तो पत्नी गवाही देगी नहीं। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।